नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। ग्रुप डी का पेपर भी जो है वो चल ही रहा है, लेकिन हम लोग जो टारगेट करके चल रहे हैं कि फाउंडेशन करके मतलब एक तरीके से अब ग्रुप डी वाले में तो मैक्सिमम करंट अफेयर्स ही पूछे जा रहे हैं, पिछली बार भी इस बार भी, तो उससे तो कोई इसका खास वास्ता है नहीं। लेकिन अन्य जो वैकेंसीज हैं उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक बार फाउंडेशन पढ़ना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आगे जब भी किसी एग्ज़ाम में बैठे तो ये दिक्कत ना रहे कि जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको नहीं पढ़े हैं तो ऊपर ऊपर से पढ़ ले। क्योंकि अब जो चीज़ें प्रश्न जो आ रहे हैं वो थोड़े गहराई से पूछे जा रहे हैं, डीपली। साथियों, हम लोग अभी जो फिलहाल पढ़ रहे थे भाग 3 को यहाँ पर हम लोग जो है भाग 3 को यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अभी हम लोग आर्टिकल यहाँ पर 22 को आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जितने भी थे सभी को हमने यहाँ पर अच्छे से जो है वो डिटेल में पढ़ लिया है, और अब हम यहाँ पर आर्टिकल 22 को आज पढ़ेंगे और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको बेहतर ढंग से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसका परिचय। साथियों देखिए, जो अनुच्छेद 22 है यह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो आर्टिकल 22 है यह किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कि गिरफ्तार के पीछे जो हमने पढ़ा उसमें जो है आपको अगर ध्यान हो तो यहाँ पर आपको किस किस चीज के बारे में, तो न्यायिक व्याख्या से विस्तरित अधिकार जो था जीवन का पूरा, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था। और जो मतलब केसेस हुए थे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है वो इसमें पढ़ी थी। और इसमें जो है मतलब जो आपके जीवन जीने के अधिकार हैं उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिटेल में हमने चर्चा की थी। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके बारे में भी जो है वो संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों 22 में उसी चीज की चर्चा की गई है, और माना जाता है कि जो अनुच्छेद 21 है उसका यह पूरक है। मतलब अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 का पूरक है, यानी कि उसको पूर्ण करता है। अनुच्छेद 21 में किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, किंतु उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि अनुच्छेद 21 कहता है कि मतलब किसी की जान लेना या फिर ये सारे मतलब उसको उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, तो इसका क्या मतलब, कोई जुर्म कर दिया तो हम उसको सजा नहीं देंगे। आपने बहुत बार सुना होगा फांसी की सजा हो गई, उम्र कैद की सजा हो गई। तो ये सारे जो नियम हैं तो ये विधि के द्वारा बनाए गए नियम है, तो इसी का यह एक पूरक है। यानी कि इसको ये कंप्लीट करता है कि मान लीजिए अगर कोई जुर्म किया है तो सिर्फ उसको संरक्षण ही प्रदान नहीं किया जाएगा, अगर विधि के द्वारा, यानी कि जो संसद है, विधानमंडल है, उनके द्वारा जो बनाया गया कानून है उसके हिसाब से जो उसकी दैहिक और प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता है उससे भी उसको जो है वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 में यही होता है। साथियों, अनुच्छेद 22 उन प्रतीकात्मक शर्तों का उल्लेख करता है जिसके विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात विधान मंडल द्वारा निर्मित विधि का होना आवश्यक है। यानी कि अनुच्छेद 22 उन्हीं प्रतीकात्मक शर्तों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 22 में वही जो रूल और रेगुलेशंस या फिर जो नियम है वो लिखे गए हैं जो कि विधि के द्वारा, यानी कि विधान मंडल के द्वारा या फिर संसद के द्वारा जो है बनाए गए हैं, यह उन्हीं को जो है यहाँ पर बताता है। साथियों, जब कोई व्यक्ति अनुच्छेद 21 के अनुसार अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाता है, तब उसे अनुच्छेद 22 द्वारा प्रदत्त अधिकार तथा स्वतंत्रताएं उपलब्ध होती हैं। यानी कि जो कानून बनाए गए हैं उसके द्वारा जब उसको मतलब उसको अरेस्ट किया जाता है या फिर कुछ भी किया जाता है, तो जो अनुच्छेद 22 है या उसको जो है उसके मतलब अनुच्छेद 22 के द्वारा जो अधिकार और स्वतंत्रताएं दी गई हैं यह उसको उपलब्ध कराता है एक तरीके से 22। आगे इसको समझ में आएगा, अभी मतलब सिर्फ यही लग रहा होगा कि क्या क्या बोले जा रहे हैं, फिलहाल समझिए, अब यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए, यह गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है। गिरफ्तारी का अर्थ आपको पता ही है, अरेस्ट करना, और निरोध का अर्थ हो गया यहाँ पर एक तरीके से जो नजरबंद करना होता है। ठीक है, तो वो चीजें हो गया, तो यह उससे संरक्षण प्रदान करता है। यह कहता है अनुच्छेद 22,
इसके अंतर्गत दो प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख है, मतलब दो तरह से गिरफ्तारी की जाती है। एक तो होता है कि सामान्य दंडिक विधि के द्वारा विधि के अधीन, तथा दूसरा जो होता है वो होता है निवारक निरोध विधि के अधीन। इसको साथियों पुनिटिव और इसको प्रिवेंटिव बोला जाता है। पुनिटिव का अर्थ है कि यहाँ पर साथियों जो जुर्म है, जुर्म होने के बाद यहाँ पर गिरफ्तारी होती है, मतलब जो कांड है वो हो गया और उसके बाद जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसको यहाँ पर पुनिटिव बोला जाता है। और यहाँ पर साथियों शक के आधार पर, शक के आधार पर यहाँ पर गिरफ्तारी होती है, शक के आधार पर जो है वो यहाँ पर गिरफ्तारी की जाती है, जिसको कि प्रिवेंटिव बोला जाता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, उसने किसी की बकरी चुरा ली, तो जब चोरी हो गया उसके बाद जब वो व्यक्ति जाकर पुलिस में एफआईआर किया, तब उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले गई, जिसकी वो बकरी चुराया था, जो व्यक्ति चुराया था उसको मतलब पुलिस फिर पकड़ के ले जाएगी। लेकिन यहाँ क्या होता है कि पुलिस को अगर किसी पर शक है कि यह व्यक्ति कुछ ऐसा कर सकता है जिसके वजह से माहौल खराब हो सकता है, अशांति फैल सकती है, देश के लिए सही नहीं है वो चीज, तो उसको यहाँ पर नजरबंद यानी कि उसको मतलब कि शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसको कि प्रिवेंटिव डिटेंशन यहाँ पर कहा जाता है। आप सभी लोगों ने इसको कई बार सुना होगा, कई बार देखा भी होगा, कई नेताओं को यहाँ पर ऐसा किया जाता है। साथियों अनुच्छेद 22 का जो खंड 1 है और जो खंड 2 है, यानी कि जो अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 है, यह सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारियों की प्रक्रिया के बारे में है। यानी कि जो इससे होता है, यानी कि जो जुर्म करने के बाद का जो काम होता है, जो अरेस्ट होता है, जो यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है, उसके बारे में खंड 1 और खंड 2 के अंदर जिक्र किया गया है। वहीं खंड 3 से लेके खंड 7 के बीच में निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंशन डिटेंशन के थ्रू जो गिरफ्तारियां होती हैं उनके बारे में यहाँ पर उनकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 22 करता क्या है। तो इसमें साथियों 22 के अंतर्गत दो प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है सामान्य दंडिक विधि के अधीन यानी कि जुर्म हो जाने के बाद की गिरफ्तारी, और दूसरा है निवारक निरोध यानी कि शक के आधार पर गिरफ्तारी। जो अनुच्छेद 22 का 1 और 2 है, यह जुर्म हो जाने के बाद जब गिरफ्तारी होती है उसकी प्रक्रिया के बारे में, और जो खंड 3 से 7 तक होगा, 3, 4, 5, 6, 7, यह जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में यहाँ पर बताता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 में कि गिरफ्तारी एवं निरोध के मामले में व्यक्तियों के अधिकार, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है या उसको मतलब कि नजरबंद किया जा रहा है, तो उस मामले में उस व्यक्ति के पास अपने क्या क्या अधिकार उपलब्ध होंगे। सबसे पहला कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई पुलिस आई गिरफ्तार कर रही है तो उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो पुलिस से पूछेगा कि हमको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी कि गिरफ्तारी का कारण जानने का जो अधिकार है वो यहाँ पर दिया जाता है। दूसरा साथियों, ये सामान्य वाले में बात कर रहा हूं, दूसरा अपनी रुचि के विधि व्यवसायी यानी कि जो एडवोकेट होते हैं, यानी कि जो अधिवक्ता होते हैं। साथियों इसमें भी मतलब कई लोग सोचते होंगे लॉयर होते हैं, एडवोकेट होते हैं, जो क्या कहते हैं एक बैरिस्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? तो साथियों जो लॉयर होते हैं वो मतलब लॉ की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन वो कर रहे स्टूडेंट होते हैं या किए हुए स्टूडेंट हैं या फिर व्यक्ति हैं, मतलब जो लॉ की सिर्फ पढ़ाई किया हुआ है लॉयर हो गया, लेकिन जो मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोर्ट में केसेस लड़ रहे हैं, उनको एडवोकेट यानी अधिवक्ता बोला जाता है। और जो मतलब बाहर देश से यहाँ पर करके आते हैं यूके वगैरह से, तो उनको बैरिस्टर बोला जाता है, जो कानून की पढ़ाई करके आते हैं। तो आई होप आपको इसका भी फर्क जो है वो पता चल गया होगा। मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूँ, आपका मन होगा तो लिख लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा अधिकार देता है वो यह देता है अनुच्छेद 22 कि आप अपनी रुचि के मतलब आप जिसको चाहें आप अपने हिसाब से, जो आपकी पसंद है उसके हिसाब से आप अपने जो एडवोकेट हैं उनको यहाँ पर रख सकते हैं आपका केस लड़ने के लिए। तीसरा साथियों कि गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर जो है वह निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है वो पेश किए जाने का अधिकार है, यानी कि गिरफ्तार जब वो व्यक्ति हो गया तो गिरफ्तारी के बाद
जो है वो 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट होगा उस जगह का, जो निकटतम मजिस्ट्रेट होगा, उसके सामने उस जो व्यक्ति है उसको पेश करना होगा। फिर जो क्या कहते हैं जज होगा, मजिस्ट्रेट होगा, वो डिसाइड करेगा कि इसको जो है वो जेल में भेजना है या फिर पुलिस की कस्टडी में देना है। ठीक है, आपने कई बार यूपी में देखा होगा कि गाड़ियां पलट जा रही थी, वो लेके आ रहे हैं जज के सामने पेश करने के लिए। तभी तो देखिए यहाँ पे होता क्या है ना कि जब वो जज के सामने व्यक्ति पेश हो गया तब उसके जज के विवेक पर आधारित हो जाता है। वो अगर उसको पुलिस कस्टडी में नहीं देना चाहता है तो वो उसको फिर उठाकर भेज देगा जेल में। तो जेल में फिर उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, पुलिस कुछ कर नहीं सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने जो है, जो निकटतम मजिस्ट्रेट होगा, वहां पर पेश करना होगा। लेकिन साथियों इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो ले जाने और ले आने का समय है, मतलब कि कोर्ट तक ले जाने का जो समय है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। मतलब कि मान लीजिए कि कोई 24 घंटा जो है वो 4 बजे जो है वो 24 घंटा कंप्लीट होने वाला है, 4 PM में, या फिर हम मान लेते हैं 4 PM में जो है वो 24 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले जो है 4 PM शाम हो जा रहा है बहुत ज्यादा, हम लोग यहाँ पर 12 PM मान लेते हैं कि जो दोपहर का 12 बज रहा है, तो उस समय जो है वो 24 घंटा जो है वो कंप्लीट होने वाला है। जो 24 आवर्स है वो यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। तो इससे पहले जो है उसको मजिस्ट्रेट तक पहुंचना है। अब मान लीजिए कि वो सब निकले, सब लेकर उस व्यक्ति को, कहीं रोड पे जाम लग गया, तो रोड पर जाम लग गया तो मतलब कि अब ये तो होना ही है कि लेट होगा ही उनको। तो इसके लिए साथियों जो लेके आने और जाने का जो समय है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, यानी कि यात्रा के लिए जो आवश्यक समय है उसको छोड़कर वो इंक्लूड नहीं होता है। यानी कि अगर वो 12 बजे भी निकल गया कहाँ से, पुलिस स्टेशन से, तो वो नहीं माना जाएगा कि उन्होंने 24 घंटे के भीतर पेश नहीं किया है, क्योंकि ले जाने का समय, यात्रा का समय उसमें इंक्लूड ही नहीं होता है। तो ये बात याद रखिएगा। वहीं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षी के निरुद्ध अभिरक्षा में निरुद्ध न किए जाने का अधिकार है। यानी कि साथियों अगर 24 घंटे से आप जो है अधिक किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में, पुलिस जेल में जो है वो नहीं रख सकते हैं जब तक कि जज का आदेश ना हो। यानी कि जज के सामने आपको पेश करना है, फिर वो जज अगर उसको लगेगा कि आपको पुलिस के कस्टडी में देना है तो वो पुलिस कस्टडी में देगा, रिमांड पर जिसको बोला जाता है, या फिर उसको जो है वो जेल भेज देगा उठाकर वहां से। तो ये जो है 24 घंटे के अंदर किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होता है। तो ये जो है वो अधिकार हैं जिनको कि आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके साथियों कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद कैसे हैं कि जैसे अनुच्छेद 22 का जो 3 है उसके अनुसार उस अधिकार, मतलब कि उस अधिकार को निम्नलिखित को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। यानी कि जो ये सारे अधिकार हैं इनको कुछ लोगों को नहीं दिया जाता है। किसको? तो जो अंतर्देशीय शत्रु हैं, यानी कि जो भारत के शत्रु देश के हैं, और निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को। यानी कि दूसरा, एक तो पहले जो कि यहाँ पर मान लीजिए कि अब कोई टेररिस्ट है, कोई टेररिस्ट है तो क्या उसको भी यहाँ पर वकील करने का, उसको भी यहाँ पर जो है उसके लिए मतलब सेवा करने का, वो तो उसको देंगे नहीं हम लोग। तो यह जो अधिकार हैं जो आपको यहाँ पर अभी दिखाई दिए, ये जो मैंने आपको 4 पढ़कर बताए, समझाए, ये जो है वो आपके टेररिस्ट यानी कि जो शत्रु देश हैं, अंतर्देशीय शत्रु हैं, उनको यहाँ पर नहीं मिलता है। दूसरा, जो निवारक निरोध विधि के अधिनियम जो निरुद्ध किए जाते हैं, उनके मतलब जिनका प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, उनको भी जो है ये यहाँ पर अधिकार नहीं दिए जाते हैं। मतलब उनको भी साथियों यहाँ पर जो अधिकार है वो नहीं दिए जाते हैं, जो ये सारे हैं। इसमें से कुछ कुछ ऐसे हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण बिंदु आप समझिए कि 22 के 3 के अनुसार जिन व्यक्तियों को निरोधात्मक निरुद्ध किया जाता है, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उनको अरेस्ट किया जाता है, उन्हें अनुच्छेद 22 के 1 और 2 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार, यानी कि गिरफ्तारी के कारण जानने की जानकारी 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होना आदि प्राप्त नहीं होता है। यानी कि पहला तो अगर यहाँ पर जो जिसको भी अरेस्ट किया जा रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू, उसको साथियों यहाँ पर यह अधिकार नहीं है कि वो उसका कारण जान सके। अगर पुलिस को लगा तो वो बताएगी, नहीं लगा तो नहीं बताएगी, वो बाध्य नहीं है आपको बताने के लिए। लेकिन अगर वो आपको यहाँ पर जो है अरेस्ट करने आई है तो वो जो है आपको कारण बताएगी ही बताएगी, वो उसको बताना ही पड़ेगा, वो उसके लिए बाध्य है।
लेकिन अगर वो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन करती है अगर आपका, तो वो आपको अधिकार बताने के लिए, कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा चीज कि ये आपको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर जैसे एनएसए वगैरह लगकर आपने देखा होगा सोनम वांगचुक को, जब वो लद्दाख के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको गिरफ्तार किया गया था। तो उस समय साथियों यहाँ पर उनको जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा रहा था, तो वो यहाँ पर इसी तरीके से होता है कि 24 घंटे के भीतर फिर आपको जो मजिस्ट्रेट के सामने है वो पेश करने का अनुमति नहीं होता है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू भी यहाँ पर उठाकर जाते हैं। तो ठीक है। अब साथियों केवल अनुच्छेद 22 के 4 के अंतर्गत उपलब्ध उपाय जो कि प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार है, यही उन्हें प्राप्त होता है। यानी कि 22 का 4 जो है वो अधिकार देता है कि आप जो है प्रतिनिधित्व अपना भेज सकते हैं, वो अधिकार जो है वो यहाँ पर 22 का जो 4 है वो यहाँ पर देता है। अब साथियों डिटेल में समझते हैं कि जो अनुच्छेद 22 का 3 है, इसके अनुसार उस व्यक्ति उस अधिकार को निम्नलिखित को उपलब्ध नहीं है, जैसे कि अंतर्देशीय शत्रु, मैंने आपको ये तो बताया, फिर से आ गया, ठीक है, नहीं अलग है, ठीक है। बाकी मतलब आपको पता ही चल गया कि जो अंतर्देशीय यहाँ पर होते हैं, दूसरे देश के जो होते हैं, जो दूसरे देश के होते हैं, या फिर जो इसको लिख सकते हैं कि जो दुश्मन देश के हैं, जो हमारे दुश्मन देश के यहाँ पर हैं, उनको जो है वो अधिकार नहीं होगा। साथ ही निवारक निरोध विधि के अधीन जो यहाँ पर व्यक्ति गिरफ्तार किए जाएंगे उनको नहीं होगा। साथियों अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, जिसमें गिरफ्तारी और निरोध की स्थिति में व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि जो सामान्यतः विश्व के अन्य देशों में केवल आपातकाल में ही निवारक निरोध की व्यवस्था लागू की जाती है, किंतु भारतीय संविधान में आपात और शांति दोनों समय के लिए जो है वो निवारक निरोध की व्यवस्था है। यानी कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, जो अन्य देश हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जब इमरजेंसी लगी होगी, आपातकाल लगा होगा, तभी उनको गिरफ्तार किया जाएगा उस तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू। अन्यथा किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंसिव उनको जो है वो इस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन भारत के अंदर साथियों चाहे आपातकाल लगा हो, चाहे शांति का समय हो, कोई भी समय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार जो है वो आपको यहाँ पर नजरबंद एक तरीके से कर सकती है। दूसरा साथियों, भारत में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का उद्देश्य समाज विरोधी और देश की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले तत्वों को जो नियंत्रित करने है। यानी कि जो भारत सरकार के अंदर ये रूल है वो इसलिए है कि जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, भारत की सुरक्षा में चूक करना चाहते हैं, भारत की एकता अखंडता को यहाँ पर जो है वो भंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए साथियों इन लोगों से बचने के लिए, इन लोगों से देश को बचाने के लिए यहाँ पर इस तरीके का इसको संवैधानिक जो दर्जा है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब मतलब आप इसको एक तरीके से समझ सकते हैं कि जब कश्मीर से धारा 370 यहाँ पर हटाया गया, 35 से जो था वो हटाया गया, तो उस समय के जो वहाँ के लोकल गवर्नेंस थी, जो वहाँ की लोकल गवर्नेंस बॉडीज थी जो अपोजिशन में थे, वो लोग क्या करते, अगर वो खुले होते उन सभी को नजरबंद रखा गया था। आई थिंक 1 साल या 2 साल तक जो है उनको नजरबंद ही रखा गया था। तो अगर वो लोग खुले होते तो वो लोग क्या करते कि मतलब कुछ ना कुछ आके ऐसा करते, भड़का देते, कुछ ना कुछ ऐसा आकर बोल देते जिससे जनता के अंदर आक्रोश आता और लोग यहाँ पर भड़क जाते। तो इसके लिए सरकार उनको पहले से ही यहाँ पर साइड करके रखी हुई थी कि यहाँ पर ये लोग किसी भी तरीके का उपद्रव नहीं कर सके, और जिसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला, जिसके वजह से साथियों यहाँ पर कश्मीर के अंदर शांति से सारी चीजें संपन्न हो गई। तो इसी चीज को देखते हुए इसको जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया है इन्हीं सारी चीजों को करने के लिए। वहीं साथियों यह एक निवारणात्मक कार्यवाही है जो किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकती है, और इसमें व्यक्ति को सामान्य न्यायिक प्रक्रिया से इतर केवल संदेह के आधार पर अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि यह जो है यह अपराध होने से पूर्व ही जो है उसको गिरफ्तार कर लेती है। मान लीजिए कि किसी के ऊपर शक है तो शक के आधार पर ही जो है वो उसको गिरफ्तार कर लेती है कि उससे उस व्यक्ति से जो है वो अपराध यहाँ पर न हो जाए। अब साथियों बात करें कि निवारक निरोध के उपचार क्या क्या है, तो पहला, परंतु निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति निम्न 2 दशाओं में
3 माह से अधिक अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है। यहाँ पर साथियों एक टाइम लाइन है कि अगर कोई एक बार यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में आता है तो उसको जो है 3 महीने तक यहाँ पर रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दो ऐसी दशाएं हैं, दो ऐसी कंडीशंस हैं जिनके हेल्प से उसको 3 महीने से अधिक तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। मैक्सिमम साथियों यहाँ पर 12 महीने की जो है वो अवधि होती है। पहला है जब उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की अध्यक्षता में गठित सलाहकार बोर्ड की राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो। यानी कि एक यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक गठित सलाहकार बोर्ड हो और उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो, यानी कि उनके पास ऐसे कुछ ठोस कारण हो जिसके जिसके बुनियाद पर, जिसके बेस पर वो अगर कह सके कि हाँ अगर यह व्यक्ति बाहर जाता है तो यहाँ पर कुछ उपद्रव हो सकता है, किसी भी तरीके की जो है वो यहाँ पर दिक्कत जो है समाज के अंदर अशांति जो है वो फैल सकती है, तो उसको यहाँ पर रखा जा सकता है। दूसरा कि ऐसे व्यक्ति संसद द्वारा इसके बारे में निर्मित विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया हो। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि संसद के द्वारा इसके बारे में जो कानून बनाया गया हो, अगर उसके द्वारा यहाँ पर उसके अधीन गिरफ्तार किया गया है उसको, तो भी यहाँ पर 3 महीने से अधिक जो है उसको रखा जा सकता है। अब साथियों जो तीसरा है जिसमें कि अनुच्छेद 22 का 7 है, उसके तहत संसद जो है वो निम्न के संबंध में विधि बना सकती है। पहला कि किन्हीं परिस्थितियों में और किन्हीं मामलों में किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 महीने से अधिक अवधि के लिए निवारक निरोध के तहत जो है वो हिरासत में रखा जा सकता है। यानी कि जो संसद है वो चाहेगी अगर, तो भले ही जो सलाहकार बोर्ड है उसकी राय है कि छोड़ दिया जाए उस व्यक्ति को, इसकी राय लेने की संसद को जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अगर संसद चाहे तो वो कानून बनाकर जो है उस व्यक्ति को 3 महीने से अधिक जो है वो एक्सटेंड कर सकती है। वहीं साथियों दूसरा है निवारक निरोध कानून। इसके तहत किसी व्यक्ति को इसी के तहत किसी व्यक्ति को किन्हीं मामलों में और अधिकतम कितनी अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है, ये यहाँ पर क्या कहते हैं कि संसद जो है वो इस पर विधि बना सकती है। यानी कि वो किस मामले में किस व्यक्ति को कितने दिन तक रखना है, क्या कहते हैं नजरबंद करके, वो इस चीज के बारे में भी कानून बना सकती है। वहीं सलाहकार बोर्ड के द्वारा राय देने के लिए की जाने वाली जांच में अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, वो भी यहाँ पर संसद जो है वो डिसाइड कर सकती है, उसके लिए भी यहाँ पर विधि बना सकती है। ठीक है, तो संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जो है वो सलाहकार बोर्ड की राय के बिना, सलाहकार बोर्ड में कौन होगा, तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनकी अध्यक्षता में यह गठित किया जाता है, तो उसकी राय के बिना भी जो है वो संसद चाहे तो उस व्यक्ति को 3 महीने से अधिक तक जो है वो यहाँ पर नजरबंद करके रख सकती है। वहीं निवारक निरोध कानून के तहत भी किसी व्यक्ति को किस मामले में कितने दिनों तक यहाँ पर जो है वो नजरबंद करके रखना है, यह भी संसद डिसाइड कर सकती है। साथ में साथियों सलाहकार बोर्ड जो होगा, जो राय देगा, वो किन किन पैमानों पर देगा, मतलब किन किन चीजों की जांच करेगा, उसकी जो पैमाने हैं वो भी यहाँ पर संसद जो है यहाँ पर तय कर सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की, कि संसद द्वारा अपनी इस शक्ति के प्रयोग में मतलब कि जो अधिनियम पारित किए गए हैं वो क्या क्या हैं। पहला है कि जो निवारक निरोध अधिनियम 1950, जिसको कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 बोला जाता है, इसमें संसद द्वारा पारित यह अधिनियम 31 दिसंबर 1969 तक प्रवर्तन में रहा और इसके बाद इसके अंतर्गत नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी। यानी कि 1950 के अंदर निवारक निरोध अधिनियम लाया गया, 31 दिसंबर 1969 तक रहा, यानी कि फिलहाल जो है वो यहाँ पर यह समाप्त है, यह यहाँ पर नहीं है। और इसके थ्रू जो है अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता था तो वो 1 साल तक जो है उसको नजरबंद करके रखा जा सकता था। इसके बाद साथियों दूसरा आता है जिसमें आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, यानी कि यहाँ पर मेंटेनेंस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको कि मीशा भी कहा जाता है, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, यह 1931 में आया था कि जब
देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसको लेके आया गया था। इसमें निवारक निरोध अधिनियम के स्थान पर 7 मई 1971 को यह अधिनियम राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा लागू किया गया और जिसके बाद में जून 1971 को कानूनी दर्जा भी इसको प्रदान किया गया। यानी कि इसको जो है, जो पहले ये चल रहा था निवारक निरोध अधिनियम, उसी को यहाँ पर रिप्लेस करके 1971 में इसको लेके आया गया और यह जो है जून 1971 में पहले अध्यादेश बन के लागू, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जो है वो लागू किया गया और इसके बाद में जून 1971 में इसको कानूनी दर्जा दे दिया गया। साथियों, इसके तहत किसी व्यक्ति को जो है परामर्शदाता मंडल के परामर्श के बिना आपातकाल में 21 माह तक नजरबंद किया जा सकता था। यानी कि जो राय देने वाली कमेटी है उसके बिना भी किसी राय के भी किसी व्यक्ति को अगर यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है तो 21 महीने तक उसको गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। इसमें कोई भी जो है वो पूछने जांचने की बात नहीं होगी। साथियों, 44वें संविधान संशोधन के कारण यह अधिनियम अप्रैल 1979 में स्वतः ही समाप्त हो गया। यानी कि 1979 में यह खुद ही जो है वो समाप्त हो गया। साथियों, इस बीच में हुआ क्या था कि जैसे आप सभी लोगों ने इमरजेंसी के बारे में बहुत सुना होगा, तो इसी समय में साथियों इमरजेंसी का दौर था। इंदिरा गांधी जब हारी थी तो उन्होंने इसको लागू किया और मतलब फोन कॉल करके जो है वो इमरजेंसी लगवा दी थी और फिर बाद में इसके तहत जो लोगों का मतलब गलत तरीके से गिरफ्तारी की जाने लगी, जिसके बाद मतलब लोगों ने मतलब लगभग 1 लाख लोगों को, साथियों सोच के आप देखिए, यहाँ पर इसके तहत एक दिन के अंदर गिरफ्तार किया गया था। 1 लाख लोगों को जो है वो यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये मतलब वो अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर एक तरीके से कर रही थी। तो यहाँ पर इसी चीज को देखते हुए बाद में इसी के वजह से फिर उनकी सरकार भी गिरती है और जब उनकी सरकार गिरती है, मोरारजी देसाई की सरकार आती है, तो वो यहाँ पर इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है वो समाप्त कर देते हैं। तीसरा साथियों, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम 1974, जिसको कि यहाँ पर कोफे पोसा यहाँ पर बोला जाता है, जो कि आर्थिक जगत में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून दर्जा प्राप्त है और यह 19 दिसंबर 1974 से लागू है और इस अधिनियम के तहत आरंभ में निरोध की अवधि 1 वर्ष, किंतु 13 जुलाई 1984 से 2 वर्ष कर दिया गया है। मतलब ये अभी भी यहाँ पर चल रहा है। यह किस लिए है? तो जैसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण, मतलब कि जो स्मगलिंग होती है करेंसी की, यह उसके लिए किया गया है। अगर उसमें कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको पहले यह था कि 1974 तक कि उसको 1 साल तक की जो है वो नजरबंद किया जाएगा, लेकिन बाद में अब इसको जो है वो बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है, तो ये 2 वर्षों तक जो है वो इसको कर दिया गया है। इसके बाद साथियों, खतरा पैदा करने वाले सांप्रदायिक अथवा जातीय दंगों के प्रति को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को निरुद्ध करना था और 1981 में इसको कानूनी दर्जा प्रदान किया गया तथा जून 1984 में इसमें संशोधन करके इसे और भी यहाँ पर कठोर बना दिया गया। यानी कि कई बार मतलब ऐसा होता है ना कि जो आप लोग सुने होंगे कि जातिवाद को लेकर बहुत ज्यादा कट्टरता किसी के अंदर होती है, तो उन सारी चीजों के लिए जो है वो बनाया गया था कि यहाँ पर जो जातिगत दंगे हों उनको रोका जा सके, यहाँ पर इसके लिए इसको बनाया गया था। ठीक है। अब साथियों, जो 5वां है कि आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निरोध अधिनियम 1985, जिसको कि टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंटेशन एक्ट, जिसको कि टाडा कहा जाता है, वो यहाँ पर लाया गया, जो कि निवारक निरोध कानून में यह सबसे कठोर कानून था और देश में आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह अधिनियम 1985 में प्रवर्तित किया गया था। यानी कि यह कब लाया गया था? टाडा, आपने बहुत इसका नाम सुना होगा। 1985 में यह आया था। किस लिए आया था? कि जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं उनको रोकने के लिए। इसके अंतर्गत होता क्या था साथियों कि जो मतलब पुलिस यहाँ पर किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी, जाकर तलाशी ले सकती थी किसी के भी घर में घुसकर। तो इस अधिनियम के अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त किसी अभियुक्त को 180 दिन तक यानी कि 6 माह तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता था तथा एक बार दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित कर पुनः उसे 180 दिनों के लिए हिरासत में रखा जा सकता था। यानी कि अगर एक बार मतलब मान लीजिए पुलिस हिरासत में ले ली
तो 6 महीने तक तो बिना किसी के आदेश के उसको रख सकती है। उसके बाद फिर एक बार जो है वो एक दंडाधिकारी होंगे, उनके समक्ष उसको प्रस्तुत करेगी और फिर 180 दिन तक यानी कि लगभग 1 साल तक यहाँ पर उसको इसी तरीके से कर करके जो है वो उसको जेल के अंदर रख सकती है। यह जो है वो इसके हिसाब से था। अब साथियों 23 मई 1995 को इस कानून की अवधि समाप्त हो जाने के कारण यह कानून यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है, यानी कि 23 मई 1995 को इस कानून की जो समय सीमा थी वो समाप्त हो गई और इसके बाद यह जो है वो समाप्त हो गया। इसके बाद साथियों जो छठा है वो है आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002, जिसको कि पोटा बोला जाता था, जो कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट था। और साथियों इसके अंतर्गत देश में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 अप्रैल 2002 को यहाँ पर टाडा के स्थान पर इसे आतंकवाद निरोधी अधिनियम पोटा करके लागू किया गया था। यानी कि जब जैसे टाडा खत्म हो गया था तो टाडा के जगह पर साथियों इसको यहाँ पर लागू किया गया था, पोटा को, जो कि जिस तरीके से टाडा था उसी तरीके से यहाँ पर था। साथियों इसके अधीन किसी भी मामले में दर्ज प्राथमिकी यानी कि जो एफआईआर होती है उसकी पुष्टि पुलिस महानिदेशक एवं संबंधित समीक्षा समिति के द्वारा क्रमशः 10 दिन एवं 1 माह के भीतर जो है वो किया जाना आवश्यक था। यानी कि अगर इस मामले में किसी के ऊपर एफआईआर रजिस्टर है तो जो पुलिस महानिदेशक होंगे उनकी उससे संबंधित जो समीक्षा समिति होगी वो 10 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर जो है उसको उसके भीतर जो है उसको जांच करेगी, उसकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर प्रस्तुत करेगी। साथ ही गिरफ्तारी अभियुक्त की सूचना तत्काल परिवार को देना और पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि को 30 दिन जो है वो निर्धारित किया गया था। यानी कि पोटा के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको मैक्सिमम पुलिस 30 दिन तक रख सकती है और जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके परिवार वालों को सूचना दे दी जाएगी कि आपके व्यक्ति मतलब आपके घर के इस सदस्य को हमने गिरफ्तार किया है और किस एक्ट के थ्रू किया वो यहाँ पर जो है वो बताया जाएगा, सारी डिटेल जो है यहाँ पर दी जाएगी। साथियों 7वां है 21 सितंबर 2004 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के जरिए अधिनियम को रद्द कर दिया गया। ठीक है, यानी कि इसको 31 सितंबर 2004 को केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश के जरिए इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया, यानी कि अभी जो है वो खत्म हो गया। और यह अधिनियम 26 मार्च 2002 को संसद के संयुक्त अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा, आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2002, जो पोटा था यहाँ पर हमने बात किया जिसके बारे में अभी तक डिटेल में। यह देश में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 अप्रैल 2002 को टाडा के स्थान पर इसे मैंने आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताई दी। हमको लग रहा है ये स्लाइड हमने 2 बार ऐड कर ली है। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि यहाँ पर पूर्व आतंकी घटना जैसे 26 नवंबर 2008 के उपरांत ऐसी घटनाओं से सशक्त ढंग से निपटने हेतु राष्ट्रीय ढांचा एजेंसी जो यहाँ पर जांच एजेंसी जो है यानी कि एनआईए जो है उसके विधेयक के साथ में कतिपय जो यहाँ पर गतिविधियां थी उनको नियम अधिनियम में संशोधन प्रस्तुत किया गया था और 31 सितंबर 2008 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद उपरांत जो है यह कानून यहाँ पर प्रभावित हो गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके बाद साथियों जो अन्य प्रमुख बिंदुएं हैं इसके, जैसे कि निवारक निरोध के अधिकार केवल अधिनियम के तहत ही हैं, वहीं अन्य प्रकार के निवारक निरोध के कानून जो है उनका इस्तेमाल यहाँ पर होगा। और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकल व्यवस्था जो है और आवश्यक सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही किया जाएगा, किसी अन्य काम के लिए नहीं किया जाएगा। तो आई होप आपको ये जो केसेस थे, ये जो यहाँ पर एक्ट आए थे जो समाप्त भी हो गए कुछ और कुछ अभी भी यहाँ पर चल रहे हैं, उनके बारे में डिटेल में यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अब सारी चीजों को एक बार समराइज करके यहाँ पर देख लेते हैं। साथियों सबसे पहले अनुच्छेद 22 यानी कि आर्टिकल 22 में 22 के 1 में बताया गया है कि गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा और मजिस्ट्रेट के यानी कि मजिस्ट्रेट के न्याय का अधिकार होगा, यानी कि वो जो है वो एडवोकेट अपने हिसाब से चुन सकता है। बाकी जो मैंने आपको चीज बताई थी कि लॉयर किसको कहते हैं, तो जो एलएलबी की यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो एलएलबी की यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उनको यहाँ पर जो है
जो एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं उनको यहाँ पर जो है वो लॉयर कहा जाएगा। एडवोकेट किसको कहा जाएगा, तो जो यहाँ पर लड़ रहे हैं उनको। और यहाँ पर बैरिस्टर किसको कहा जाएगा, तो यूके से जो है वो एलएलबी की जो पढ़ाई करके आते हैं उनको यहाँ पर बैरिस्टर कहा जाता है। साथियों, तो पहला कि गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, अनुच्छेद 22 के 1 में जिक्र है। अनुच्छेद 22 के 2 में है कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होगा। 22 के 3 में है कि विदेशी शत्रु को ये अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं होंगे। फिर 22 के 4 में है कि निवारक निरोध 3 महीने से अधिक जो है वो नहीं होगा। अभी फिलहाल कौन सा चल रहा है, तो ये आपका एनएसए वाला, जो कि क्या कहते हैं, एनएसए लगाकर जो है वो रोका जाता है, मतलब कि उसको गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें सोनम वांगचुक को किया गया था, जिसमें 12 महीने की अवधि है। वहीं साथियों 22 के 5 में है कि कारण बताया जाएगा और व्यक्ति अपना पक्ष जो है वो रख सकता है। यह 22 के 5 में है, यानी कि अगर उसको उसका प्रिवेंशन डिटेंशन हुआ है तो उसको जो है कि 3 महीने तक तो यहाँ पर रखा जा सकता है। इसके बाद जो है वो उसको कारण बताया जाएगा, यह लेकिन जो है वो जरूरी यहाँ पर नहीं है। अगर पुलिस चाहती है तो बताएगी, नहीं चाहती है तो नहीं बताएगी। 22 के 6 में यदि आवश्यक न लगे तो यहाँ पर बताया नहीं जाएगा, यानी कि उसको रीजन नहीं बताया जाएगा। और 22 के 7 में है कि किन मामलों में कितना निरोध है, ये यहाँ पर तय किया जाएगा। इसके बाद साथियों, ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर हाँ सारे आर्टिकल्स तो आ ही गए हैं 7 तक। ठीक है, तो ये जो 7 आर्टिकल्स थे आपको 22 के, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे इसमें क्या क्या चीजें थी और किस किस तरीके से ये पूरा 22 का था, किस तरीके से गिरफ्तार करना है, क्या क्या उसके अधिकार हैं, अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है वो अपना बचाव किस तरीके से कर सकता है। बाकी साथियों आगे अभी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। अब चूंकि ये सभी एक साथ पढ़ने थे 23 और 24, तो इसलिए हमने उसको अलग करके पढ़ाया। अब यहाँ पर 23 और 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, इसको हम लोग एक साथ यहाँ पर पढ़कर खत्म कर लेंगे। आई होप आपकी आज की जो क्लास थी आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी और इससे जो आपका बेसिक है वो थोड़ा सा मजबूत हुआ होगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।